Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and today I bring to you a topic that is so interesting and so crucial to every person who belongs to this country, every person who has been a part of this country, whether in terms of being only a citizen or being a member of the state, being a member of the legislative, being a member of the judiciary. You have to know this topic. The most interesting topic possible, the most controversial topic possible, the most historic moment in India's political and polities history. If you don't know, or if you are not interested about this topic, the topic of 42nd Constitutional Amendment Act, ट्रस्ट मी, यू डोंट नो एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी. तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि पॉलिटी क्या होती है, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तुम्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आया. अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड यू विल बी एलिवेटेड 100 times in your understanding of polity. I will bring this topic to you in as much detail as time should. एक कहानी है, कहानी स्टार्ट हुई, एक्चुअली कहानी अपने बहुत बड़े पॉइंट पे पहुंची ऑन अ डेट कॉल्ड एज 12th June 1975. क्या हुआ था इस दिन? टू अंडरस्टैंड क्या हुआ था ऑन 12th June 1975, यू विल हैव टू स्लाइटली गो बैक इनटू द हिस्ट्री. वी हैड अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इन द फॉर्म ऑफ मैडम इंदिरा गांधी. मैडम इंदिरा गांधी के ऊपर ड्यूरिंग द 1971 जनरल इलेक्शंस, during the 1971 general elections, allegation लगाए गए, okay, allegations लगे कि there was an electoral misconduct, okay, there was electoral misconduct, since ऐसा allegation लगाया गया that since Indira Gandhi madam was already the prime minister, prime ministers की और executive office का misuse किया गया to influence the electoral results or the electoral process. ये प्रोसेस एंड हुआ जब ये इस तरह के एलिगेशन हुआ तो एक ह्यूज केस बन गया, और वो केस बन गया द इंदिरा नेहरू गांधी केस वर्सेस राजनारायण. सो इट वाज राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी. राजनारायण साहब वो कॉन्टेस्टेंट थे जो मैडम इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े थे. ये मैटर अपने एंड रिजल्ट पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा इन 1975, जब ऑन जून 12th 1975 एक लैंडमार्क ऑर्डर आया. जस्टिस सिन्हा हु वाज द सिटिंग जज एट द इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जो अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल है. मैं अपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि मैडम इंदिरा गांधी इज फाउंड गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मिसकंडक्ट एंड हेंस डिस्क्वालिफाइड एज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, डिस्क्वालिफाइड एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस वॉज एक्चुअली, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो वो डिस्क्वालिफाइड एज अ प्राइम मिनिस्टर थे. चलिए, आइदर वेज स्टोरी यहां पर ये थी कि नाउ देयर इज एन इलेक्टोरल मिसकंडक्ट प्रूवन अगेंस्ट, और नॉट प्रूवन, और एटलीस्ट द ऑर्डर हैज बीन पास दैट मैडम इंदिरा गांधी इज गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मिसकंडक्ट. जस्टिस सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जून 12th 1975 को ये ऑर्डर पास कर दिया. चलो जी, ऑर्डर पास कर दिया. मैडम इंदिरा गांधी गोज बैक टू दिल्ली. ओके, Now, when Madam Indira Gandhi goes back to Delhi, okay, एक और कुछ गड़बड़ होने लग गई. एक हुआ था कोर्ट की प्रॉब्लम, अब मैडम गांधी दिल्ली पहुंची तो वहां पर एक और नारायण, मिस्टर जयप्रकाश नारायण द ग्रेट, हैड क्रिएटेड अ वेरी मेजर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट वाज कॉल्ड एज बिहार छात्र संघर्ष समिति. जिनको नहीं पॉलिटिक्स मालूम है, जेपी और जयप्रकाश नारायण, जिनको प्यार से जेपी, जिनको पॉपुलरली जेपी बोला जाता था, वाज अ वेरी फेमस एंड अ वेरी कैरिज्मेटिक पॉपुलर लीडर. जेपी के कॉलिंग पर बिहार छात्र संघर्ष समिति के लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली में जमा हो गए थे और एक रैली निकलने लग गई थी फॉर अगेंस्ट द सो कॉल्ड करप्शन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. तो एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ, सिंहासन खाली करो जनता आती है. बड़ा फेमस हुआ था, सिंहासन खाली करो जनता आती है. इन अदर वर्ड्स, इट वॉज अ वेरी मेजर पब्लिक मूवमेंट. अब दो चीजें होगी, थोड़ा सा ध्यान लगो. तो एक साइड पे मिसेस गांधी इज नाउ फेसिंग अ condition in which
there is a court order against her, Allahabad High Court order, that you are now guilty of electoral misconduct, तो भाई you are now disqualified. Okay, दूसरे साइड पर एक पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है विच इज लेड बाय जयप्रकाश नारायण. अब दोनों साइड एक साथ हो रहा है. अंडर द प्रेशर और अंडर द सिचुएशन, मिसेस गांधी took a decision, and that decision was the launch of internal emergency. So on the night of 25th June 1975, okay, India goes into its first ever internal emergency. ग्राउंड बनाया गया. इंटरनल इमरजेंसी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है, हम लोगों ने इसको काफी डिटेल में किया हुआ है. नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो. ओके, डोंट रीड लेफ्ट राइट एंड सेंटर. मेरा ही वीडियो है, गो बैक एंड रीड दैट, वॉच दैट वीडियो कंप्लीटली, मेक नोट्स, गेट इनटू योर ब्रेन. आर्टिकल 352 में 3 ग्राउंड्स होते हैं: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड उन दिनों हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस. आजकल होता है आर्म्ड रिबेलियन. तो नाउ दिस इन दिस आर्टिकल 352 मिसेस गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर सेज हम लोग इंटरनल इमरजेंसी लगा रही है सिंस देयर इज अ इंटरनल डिस्टर्बेंस. ओके, सो ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 इंडिया गोज इनटू एन इंटरनल इमरजेंसी. धमाका हो गया. ओके, नाउ दिस इंटरनल इमरजेंसी वाज अ वेरी पावरफुल इमरजेंसी और इसमें कहा जाता है द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. डार्केस्ट आवर क्यों बोला जाता है? बिकॉज इंटरनल इमरजेंसी फर्स्ट तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसको जस्टिफाई किया जा सकता था. ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इवेंट होके रह गया और जो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया. नाउ टू अंडरस्टैंड क्या हुआ, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इन टर्म्स ऑफ लॉ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो एक एक्ट हुआ करता था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. So it was Maintenance of Internal Security Act, okay, of 1971. ये एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 लगा दिया गया. सो मिसेस गांधी की गवर्नमेंट ने इसको एनफोर्स कर दिया कि पूरे कंट्री में अब मीसा लग जाएगा. मीसा 1971 में was almost turning India into a police state. जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स थे उनको बिना वारंट के, बिना किसी प्रोसेस के उनको अरेस्ट कर लिया गया. तो दैट इंक्लूडेड द ग्रेट लेट वाजपेयी साहब, ओके, आडवाणी साहब, जॉर्ज फर्नांडिस, नेम इट, जिनको आपको नाम सुना हुआ है, जितने ऑपोजिशन मेंबर्स, इंक्लूडिंग मिस्टर लालू प्रसाद यादव. अगर आपको थोड़ा बहुत एक इंसिडेंट बता दूं तो अगर आपको थोड़ा सा मालूम है कि मिस्टर लालू प्रसाद यादव की बिटिया का नाम, ओके, जो अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका नाम मीसा है. वो ये मीसा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. वो ये मीसा है. क्या मीसा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. तो लालू प्रसाद यादव आप भी समझते हैं, बड़े कलरफुल कैरेक्टर है, ओके, एंड ही इज अ वेरी ह्यूज पॉलिटिशियन. तो उन्होंने ये बोला था, मिसेस गांधी, क्योंकि मुझे आपने बेवजह जेल में डाला ना, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा क्यों मेरे को जेल में डाला गया, और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम एज अ रिमाइंडर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ये रख लिया, मीसा. तो वही डॉक्टर मीसा यादव जो आज हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इज दिस मीसा. तो मोस्ट 99% ऑफ दिस कंट्री डज नॉट नो कि डॉक्टर मीसा यादव का वो मीसा शब्द इज दिस मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. धमाका हो गया. ओके, पूरे देश में एक धमाका हो गया. नाउ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया. आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. दिस वाज प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी कन्विक्शन, ओके, and I hope you understand the great and big life and personal liberty. So life and personal liberty को suspend कर दिया गया. I hope you remember when you are saying that you have Article 20 और Article 21 भी suspended. मतलब मैं किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूं without following the procedure established by law. मुझे वारंट की जरूरत नहीं, मुझे एक्चुअली कोई रीजन की जरूरत नहीं है, एंड बस मैं जिसका दिल करे मेरे को अरेस्ट करना है तो मैं कर सकता हूं. और ऐसा ही हुआ. जिस पॉलिटिशियन पर को लगा, मिसेस गांधी को जो लगा कि ये हमारे खिलाफ बोलेंगे, उनको अरेस्ट कर लिया गया अंडर मीसा. प्रेस फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अंडर आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एन इम्प्लाइड फ्रीडम. तो अगर तुम्हें अगेन गो बैक टू माई वीडियोस, मैं तुम्हें बार बार वहां पर लेकर जा रहा हूं ताकि तुम अब यू कैन डू दिस मैट्रिक्स ट्रेनिंग जो मैं तुम्हें करवाने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम मेकिंग यू श्योर दैट आपको कनेक्शन ऑफ डॉट्स आ जाए. सो आर्टिकल 19(1)(a में होता है, एवरी सिटीजन इज अलाउड और हैज अ फ्रीडम
टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स. क्या वर्ड्स बोले मैंने? व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स बाय राइटिंग, वर्ड्स, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी, एनी अदर मीन्स. तो ये एक इंप्लाइड फ्रीडम ऑफ प्रेस है. हमारे पे बड़ी मेजर फ्रीडम आती है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल कर दिया गया, उसी रात से कर्टेल कर दिया. इनफैक्ट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने एज एन ऑपोजिशन, एज अ रिटेलिएशन टू दिस प्रेस कर्टेलमेंट, ब्लैंक एडिटोरियल्स निकाले. ओके कि हम निकालेंगे तो फिर भी न्यूज़पेपर्स, लेकिन ब्लैंक निकाले, बिकॉज आप हमें हमारी बात बोलने नहीं दे रहे, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे. लेकिन दिस इज आवर वे ऑफ अपोजिंग इट. फ्रीडम ऑफ प्रेस, थैंकफुली जुडिशरी को नहीं रोका गया. ओके थैंकफुली वहां तक बात नहीं गई, लेकिन फिर भी बोलने वाले, और अगर आप इसको गूगल पे जाके पढ़ोगे, या अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उस एज ग्रुप में है जिन्होंने इमरजेंसी देखी, तो वो बोलेंगे कि बहुत ज्यादा अनडेमोक्रेटिक हो गया था इंडिया. ओके देयर वॉज प्राइमरली पावर बीइंग वेस्टेड इन वन पर्सन और वन फैमिली और वन पार्टी, which is never the essence of democracy. Democracy क्या होता है? It is debate and discussion. तो आज भी हम इस फेज को याद करते हैं और इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. 25 जून 1975 याद रखना, टिल 21 मार्च 1977, ओके, फॉर द नेक्स्ट 19 months इंडिया वॉज अंडर इंटरनल इमरजेंसी, जिसमें ये एक्ट, मीसा एक्ट लगाया हुआ था, जिसमें आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 के साथ साथ कई सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड थे, ज्यादातर ऑपोजिशन मेंबर्स अरेस्टेड थे, प्रेस की फ्रीडम कर्टेल थी, देयर वर क्वाइट अ फ्यू ऑफ अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स, ओके, फोर्स स्टेरिलाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे कई सारी स्टोरीज होगी. एज आई सेड, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द बैकड्रॉप. ये था इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड. ओके दैट इंक्लूडेड द अरेस्टेड politicians में से Mr. Jayaprakash Narayan was also arrested. So I hope you are understanding on all this part. Now, अब मेरा ये हो गया पॉलिटिकल बैकग्राउंड. अब हुआ क्या? जब there is no opposition, okay, there was no opposition at all, okay, सब अरेस्टेड थे, okay, तो मिसेस गांधीज गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास की, और वो अमेंडमेंट की of the Constitution called as the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. मैं फिर भी बोल रहा हूं, अमेंडमेंट्स होती हैं, लेकिन फिर एक स्पेशल अमेंडमेंट होती है जिसको आप नहीं भूल सकते. मैं आपको कोई और अमेंडमेंट सारी भूल जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सह लेंगे, किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन डोंट फॉरगेट 42nd Constitutional Amendment Act 1976. As I said, it changed the very destiny of the India's constitution. It changed the very destinies of India's polity and the political world. याद रखना, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 42nd Constitutional Amendment Act 1976. क्या क्या चेंज कर दिया इन्होंने? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया. ओके सो वी अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, एंड इन फैक्ट द ओनली टाइम तुम्हारे प्रियम्बल को चेंज किया गया और अमेंड किया गया वॉज बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976. तो फर्स्ट टाइम एवर हमने अमेंडमेंट किया प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज अंडरस्टैंड, इन बातों को इतना इजीली मेमोराइज मत करो, बहुत बड़ी बात है. सी प्रियम्बल क्या था माय फ्रेंड्स, थोड़ा सोचोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या है. क्या देखो, दो चीजें होती हैं. तुम हाफ बेक्ड, ओके, अध पके घड़ों में समझोगे ना, तो तुम जो मर्जी पढ़ लो वो ठीक ही होता है. बट जब तुम डिटेल में जाते हो ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल, ओके, द डेविल लाइज इन द इंट्रिकेसी. हम लोग को, अगर आप अपने आसपास, ज्यादातर लोग जो अपने आप को पॉलिटी में एक्सपर्ट्स मानते हैं, वो पता नहीं मानते भी है कि सिर्फ बोलते हैं, या फिर वो जो कोशिश करते हैं, तो वो बोलते हैं प्रियम्बल इज रिफ्लेक्टिंग द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स. ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ये गलत है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इसीलिए यहां पर इतनी बड़ी डिस्कशन होनी बड़ी जरूरी है. मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इसको समझो, गेट दिस पिक्चर. सी, विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स होता तो क्या होता? विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज बोलूं, तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक विजन बनाई, और फिर मैंने कुछ बनाना स्टार्ट किया.
तो मैंने एक एम किया, चलो जी मैं आज एक डायग्राम बनाऊंगा। ओके, उस डायग्राम में 4 लाइंस होंगी, ओके, जो वर्टिकल लाइंस होंगी, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, 2 सर्कल्स होंगे, एक ट्राइंगल होगा। कांग्रेचुलेशन जी, मेरा डायग्राम बन गया। तो मैंने पहले विजन लिया और फिर मैंने ऐसे लाइंस बनाई। ओके, फिर मैंने ऐसे लाइंस बनाई, फिर मैंने सर्कल्स बनाए, ट्राइंगल बनाया। क्या ये था प्रियम्बल? नहीं, प्रियम्बल स्टार्टेड विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लेकिन प्रियम्बल ये नहीं था। मैं कैसे बोल सकता हूं? सोचो, अगर ये डायग्राम की डेट दिसंबर में बनी है, तो ये डायग्राम दिसंबर में बना है और प्लान की डेट ओके जून है ऑफ द सेम ईयर। ओके, सो जून ऑफ 2019, ये दिसंबर ऑफ 2019 है। तो तुम्हें 100% मालूम है कि ये प्लान पहले बनाया गया और ये डायग्राम बाद में बना। लॉजिकल, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सुनो। तो पहले प्लान बना और फिर डायग्राम बना। मैं तुम्हें कुछ उल्टा बता रहा हूं। तुम्हारा प्रियम्बल बनाना, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ इन दिसंबर ऑफ 1946, लेकिन जो तुम्हारा प्रियम्बल पे डेट लिखी हुई है वो 26 नवंबर 1949 है। इनफैक्ट प्रियम्बल वाज द लास्ट थिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पास किया था। तो इफ यू नोटिस समथिंग, मेरी बात समझो, इट स्टार्टेड विद अ रेजोल्यूशन, लेकिन व्हाट इज अ प्रियम्बल? Preamble is not the vision, it is the reflection of the Constitution of India. हमने अपनी सबसे अच्छी, इसको सोचो मेरे दोस्तों, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अपनी पूरी नीयत, अपनी पूरी इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन से हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस नीयत के एंड रिजल्ट, उस नीयत को पूरा करते टाइम, उस इंटेंशन को पूरा करते टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स हुई। मुझे क्या मालूम था 1946 में, सपोज आई एम डॉक्टर अंबेडकर, मुझे क्या मालूम था कि डिबेट में क्या एक्सेप्ट होगा, क्या नहीं होगा, क्या ऐड होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा? मुझे तो नहीं मालूम था ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्रियम्बल इज नॉट माय विजन, इट इज द रिफ्लेक्शन कि मेरी बोनाफाइड, मेरी गुड इंटेंशन, मेरे इंटेलिजेंट डिबेट, मेरी डिबेट डिस्कशन एक्सेट्रा का एंड रिजल्ट क्या बना। Are you understanding? So the preamble is not the vision. It is the reflection of the Constitution. It is the reflection of the dream of the founding fathers. कि ultimately ये आकार का बना हमारा Constitution, जिसमें words थे sovereign, socialist, secular बाद में आए, जो हम यहाँ लिख रहे हैं, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity. I hope you're understanding. Now, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसकी रिफ्लेक्शन बन गई। तो तुम ये हो और ये तुम्हारी रिफ्लेक्शन है। ओके, रिफ्लेक्शन है मेरे दोस्तों, समझो। अब मैं इस रिफ्लेक्शन को अमेंड कर रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो इधर है या नहीं मुझे नहीं पता, वो इस तुम हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारी रिफ्लेक्शन चेंज कर दी। तो H.H. Servais सर वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल बॉस, उन्होंने इसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप विजन को चेंज कर सकते हो, आप अपना प्लान चेंज कर सकते हो, आप रिफ्लेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड? अगर मैं तुम्हें एक आदमी दूं और उसकी फोटोग्राफ दूं और मैं बोलूं ये है इंसान, ये है इसकी फोटोग्राफ, और तुम अगर उसकी फोटोग्राफ पे कुछ एरर कर देते हो या चेंजेस कर देते हो, क्या वो आदमी बदल जाता है? क्या नहीं। और फिर वही फोटोग्राफ तुम किसी दूसरे देश में भेजते हो और बोलते हो ये है वो आदमी। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि तुम कुछ इलीगल कर रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वो आदमी नहीं बदला है, तुम उसकी रिफ्लेक्शंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। एंड देयरफॉर दिस वाज क्रिटिसाइज्ड वेरी वेरी बैडली कि आप प्रियम्बल को कैसे ऑल्टर कर सकते हो, बट किया गया। द वर्ड्स दैट वर एडेड वर सोशलिस्ट,
The words that were added were secular and the words that were added were integrity. ये तुम्हारा prelims question हो सकता है. So what were the three contributions or three words that were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 to the preamble? The words were socialist, the words were secular, the words were integrity. ये तुम्हें दिमाग में समझ आना चाहिए. थोड़ा सा फिर मैं बात समझ रहा हूँ, मुझे फिर से बात बोलनी पड़ रही है कि हमें ये बात बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी कि प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ बड़ी बुरी तरह से और बड़ा मेजर और बड़ा अग्रेसिव स्टेप माना जाना चाहिए. व्हाई? बिकॉज आपने अपने आप को सोशलिस्ट डिक्लेयर कर दिया 1976 में, ओके, बट ये नहीं क्लैरिफाई किया कि तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म क्या है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म क्या मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या तुम रशिया वाले टाइप की सोशलिज्म रखते हो? नो. दूसरी बात है, हमने पहले ही अवध सेशन में ही कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन ले लिया था दैट इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट स्टेट. ओके, हमारी सोशलिज्म की डेफिनेशन वाज गांधीयन सोशलिज्म. लेकिन जब आप ये वर्ड सोशलिस्ट ऐसा प्रियम्बल में डाल देते हो तो पूरी दुनिया में जो रिफ्लेक्शन आता है वो सबको लगता है ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, ये वो रशियन कम्युनिस्ट टाइप की सोशलिज्म है, जो नहीं थी. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू डू द छेड़छाड़ विद द रिफ्लेक्शन, उसका कंट्रीब्यूशन और रादर द फर्स्ट इंसर्शन ऑफ 42nd Constitutional Amendment Act 1976 was the insertion of the word socialist, secular and the word integrity. फिर आर्टिकल 31C डाल दिया गया. अब 31C डाला नहीं गया, 31C का स्कोप इंक्रीज किया गया. प्लीज कोई गलती करके आना मत, मैंने एग्जाम के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है. प्लीज अंडरस्टैंड, 31C was already put by again Madam Indira Gandhi, but by the 25th Constitutional Amendment Act 1971. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में 31C का स्कोप बढ़ा दिया गया. ये अपने आप में एक बड़ा मेजर गूगली क्वेश्चन हो सकता है, बड़े आराम से ट्रैप हो सकता है. तो अगर तुमने हाफ नॉलेज लिए तो तुम पक्का फेल हो क्या होगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को 31C दिखते, 31C, ओह 42nd अमेंडमेंट. नो नो नो, 31C was already present in the 25th Amendment 1971, but its scope was increased in 42nd Constitution. Now 31C अपने आप में एक बड़ा फनी आर्टिकल था. पहले I hope you recall that there was something called as Part 3 and Part 4 of the Constitution. There's a dispute between fundamental rights and DPSP. Okay, तो always fundamental rights will win. बिकॉज ये गारंटेड राइट्स है, बिकॉज ये जस्टिसिएबल राइट्स है. ये गारंटेड राइट्स नहीं है, ये जस्टिसिएबल राइट्स नहीं है. तो पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा डोमिनेट करते हैं डीपीएसपी. लेकिन 31C ने कुछ अजीब सी बात बोल दी. 31C आर्टिकल 31C ने बोला कि दो डीपीएसपी है, 39B एंड 39C. इसको भी पढ़ना, ओके. 39B एंड 39C विच डेल्ट विद द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एटसेट्रा, जो हमने पढ़ा हुआ है डीपीएसपी में. नहीं होगा तो उसको डिटेल में हम फिर एक और बार देखेंगे. 39B एंड 39C, ध्यान से सुनना, कौन से डीपीएसपी की बात हो रही है, 39B और 39C. तो मैडम इंदिरा गांधी की 25th अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट. 25th अमेंडमेंट में बोला गया कि इफ द स्टेट मेक्स एनी लॉ विद रिलेशनशिप टू दीज टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, तो even if it is dominating fundamental rights or it is taking away your fundamental rights, it will not be declared as null and void. तो बात क्या है, डिस्प्यूट होता है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में, ओके. कंपटीशन है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में. चंपकम डोरायराजन केस विच वॉज द केस ऑफ 1950, जब पहली बार यह डिस्कशन हुआ, तो चंपकम डोरायराजन केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इन 1950 ये 51 ये डिसाइड कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जब भी डिस्प्यूट होगा पार्ट 3 विन करेगा, दैट इज फंडामेंटल राइट्स विन करेंगे. 39B एंड 39C को क्या इस हिसाब से 31C के हिसाब से कुछ एक्सेप्शन बोला जा सकता है. व्हाट डज दैट मीन, दैट अगर आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C के रिलेशनशिप में कोई भी लॉ स्टेट बनाएगा तो उसको हम फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होने की वजह से नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे. पहले तो हमसे यही नहीं सहा जा रहा था. फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उसका स्कोप बढ़ा दिया. तो मैडम इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट में 39B और C को तो छोड़ो, उन्होंने एक लाइन बोला, फॉर एनी डीपीएसपी इफ द स्टेट मेक्स अ लॉ, एनी डीपीएसपी मतलब पूरा पार्ट 4
और वो फंडामेंटल राइट्स को डोमिनेट करता है या वायोलेट करता है या अब्रिज करता है, तो इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग अ वेरी मेजर चीज? मतलब पूरा का पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया by increasing the scope of Article 31C in the 42nd Amendment Act 1976। पूरा का पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया। इसका मतलब कहीं पार्ट 4 has now become stronger than part 3। DPSP has become stronger than fundamental rights। The state therefore has converted an entirely new formula। जिसको हमने नॉन गारंटेड राइट्स को पीछे माना था, उसको गारंटेड राइट्स को डोमिनेशन की पावर मिल गई। डू यू रियलाइज ये कितनी बड़ी बात है? बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, डीपीएसपी मतलब द लॉज, एक्चुअली डीपीएसपी जो डील करता है वो लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट से डील करता है। तो इस तरह से तो ये होगा कि स्टेट जो मर्जी लॉ बना दे और फंडामेंटल राइट्स को टेक ओवर कर दे तो उसको कोई मना ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस वर्ड? इसका मतलब अगर ये रहा जाता तो आज स्टेट कुछ मर्जी भी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता, तुम उसके बारे में कुछ कर ही ना पाते। दूसरा था, यहां पे भी कहानी नहीं खत्म हुई थी। दूसरे में एक और इंटरेस्टिंग वर्ड आया, दैट वाज आर्टिकल 31D। तुमने आजकल ये वर्ड बड़े ना कॉमनली सुना होगा, वर्ड्स वेरी ऑफन यूज नाउडेज। द वर्ड्स आर एंटी नेशनल, ये वर्ड बड़ा कॉमनली हो गया। देशद्रोही, देश के खिलाफत, ये वर्ड पहली बार एंटी नेशनल जो वर्ड आया था वो प्रॉपरली जब यूज किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हियर। तो एंटी नेशनल वर्ड को पहली बार हमने सुना था या देखा था या पढ़ा था इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपरली, ओके, वॉज इन आर्टिकल 31D। नाउ व्हाट वाज इट सेइंग? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, व्हाट वाज द एस्पेक्ट। तो व्हाट इज मैडम गांधी सेइंग इन दिस? She in this amendment said कि हमने 31D डाला that if the state makes any law or any provision dealing with anti-national forces, तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट भी करता है 1419 को, ओके, तो भी कोई दुख नहीं, तो भी इट इज नॉट नल एंड वॉइड। बड़ा खतरनाक वर्ड है बच्चे। अगर तुम इसको बात को समझ गए तो समझ गए, नहीं समझ गए तो तुम बैठे रहो, ओके। अब एंटी नेशनल का मतलब क्या होता है? अब एंटी नेशनल को डिफाइन कौन करेगा? एंटी नेशनल को इसका मतलब है स्टेट डिफाइन करेगा। एंटी नेशनल उस टाइम पर इसकी कनोटेशन ये थी कि एनीबडी हु वुड से एनीथिंग अगेंस्ट द देन गवर्नमेंट, ओके, would be considered or may be considered as anti-national। Are you understanding? ये तो बड़ी मेजर अनडेमोक्रेटिक सेटअप हो गया कि भाई मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दूं तो उसको एंटी नेशनल बोल दोगे, और अगर एंटी नेशनल बोल दोगे तो आर्टिकल 31D यूज कर लोगे। आर्टिकल 31D यूज करोगे तो आप कोई भी लॉ बनाओगे उसमें मेरा फंडामेंटल राइट्स को देखोगे नहीं। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? 31D अपने आप में बड़ी मेजर हेडेक हो जाती कि यार ये तो बड़ी मेजर सिचुएशन हो जाएगी कि भाई एंटी नेशनल भी फोर्सेस यूज हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये दोनों आर्टिकल 31C एंड 31D वाज मियरली, तो प्रियम्बल हो गया नंबर 2, 31C का स्कोप बढ़ गया, 31D आ गया। अभी भी कहानी नहीं खत्म हुई। नाउ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी डीपीएसपी में बहुत ऑल्टरेशंस की गई। एक तो विच आई वुड कंसिडर वाज अ पॉजिटिव वन was Article 39A। तो ऐसा बोला गया that we will provide free legal aid, okay। Then you notice that environment से related Article 48A, cooperative society से related Article 43A, okay, and then the redrafting of Article 39F took place। आर्टिकल 39F भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं फिर भी इसको पॉजिटिव ही मानता हूं, ऑल्दो इसका बाद में कुछ हद तक मिसयूज भी किया गया, लेकिन फिर भी इस पॉजिटिव था। तो उसमें ये इट डेल्ट प्राइमरली विद द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन और द गुड केयर ऑफ चिल्ड्रन। इट वाज सेइंग दैट चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लिव देयर लाइफ एज अ चाइल्ड इन अ बेटर वे। तो कुछ पॉजिटिव्स भी थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं प्लीज, मैंने बोला था कीप द पॉलिटी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम यहाँ पे पॉलिटी कर रहे हैं, हम ये बात मान रहे हैं द अमाउंट ऑफ स्कोप ऑफ अमेंडमेंट दैट वाज डन, बट ऐसा नहीं था कि ये कंप्लीटली या फिर एब्सोल्युटली विलेनस ही था। लेकिन जो गड़बड़ होने वाली थी वो यहां सब बड़े मेजर पॉइंट था। तब आर्टिकल 352 का मतलब था इमरजेंसी इन इंडिया। इंडिया मतलब पूरा इंडिया। 42nd अमेंडमेंट 1976 ने बोला
जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 352 पूरे इंडिया पे लगा दिया जाए. ओके, यू कैन ऑल्सो यूज इमरजेंसी प्रोविजंस इन अ पार्ट ऑफ इंडिया. इन अ पार्ट ऑफ इंडिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी, अगर तुम्हें इस बात को समझो तो हमें 2-3 वर्ड्स के यहां पे मिसयूज समझ में दिख जाएंगे. फर्स्ट इज कि पूरे इंडिया पे लगाना जरूरी नहीं होता. ओके, वैसे भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को इंटरप्रेट अपनी मर्जी से करो, लेकिन जब आप ये पार्ट्स बोलने लगते हो कि पार्ट ऑफ इंडिया पे लगाया जा सकता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज. सेकेंड इज दैट देयर इज एन इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड. अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस होता क्या है, आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया. इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकता है. इंटरनल डिस्टर्बेंस कुड बी वेरी वेरी आर्बिट्ररी ऑल्सो. ओके, या उसको मिसयूज भी कर सकते हैं. तो मैं थोड़ी सी एक कहानी सुना देता हूं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा. सो लेट्स गो बैक टू द ओल्ड डेज ऑफ ये मिसयूज. मैं तुम्हें मिसयूज समझाऊंगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मिसयूज करते कैसे. ओके, मैंने बोला कि तुम करो, लेकिन ये वाली बात. तो आई होप यू रिमेंबर. तो जयप्रकाश नारायण साहब ने सिंहासन खाली करो, जनता आती है, बिहार छात्र संघर्ष समिति, ये पुरानी स्टोरी मैं फिर से बता रहा हूं. तो उसी रात जब रामलीला मैदान पर ये सब हो रहा था, ओके, कि रैलीज चल रही थी अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस टाइम पर मैडम गांधी को उनके कुछ कॉन्फिडेंस, सिद्धार्थ शंकर रे, मिस्टर संजय गांधी जो उनके बेटे थे, उन्होंने एडवाइस दी कि व्हाट इज जेपी ट्राइंग टू डू. व्हाट इज जेपी ट्राइंग टू डू? तो मैडम गांधी के अगेंस्ट जो करप्शन मूवमेंट चल रहा है, उसके दो तरीके देखे जा सकते हैं. एक बोला जा सकता है इट इज अगेंस्ट द करप्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरा बोला जा सकता है इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. बात समझो, वर्ड्स का खेल है. इज इट अगेंस्ट द करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट और इज इट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? नाउ जेबी साहब की बहुत सारी स्पीचेस में ये बात बोली गई कि मैडम गांधी के साथ आर्मी ने, पुलिस ने कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, सिंस पूरी गवर्नमेंट करप्ट हो गई. तो इसको मिसइंटरप्रेट करके बोल दिया गया दैट देयर इज एन इंटरनल डिस्टर्बेंस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए ऐसे वर्ड से हमको बड़ा डर लगता है. मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था, लॉ हैज टू बी रिटन, कॉम्प्रिहेंसिबल एंड क्लियर. लॉ कैनॉट बी आर्बिट्ररी एंड एम्बिगस. फाउंडिंग फादर्स हमारे जो थे वो बड़े नेक दिल लोग थे. ओके, उन्होंने नहीं सोचा था इट विल एवर बी मिसयूज. मैंने इमरजेंसी प्रोविजंस किया था, तुम्हें याद होगा, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे फाउंडिंग फादर्स वो वेरी नर्वस कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे हिटलर ने मिसयूज किया वैसा कोई यहां पे मिसयूज करे. फिर भी उन्होंने बड़ी गुड इंटेंशन से ये वर्ड्स का यूज किया, लेकिन मिसयूज हो गए. तो मिसेस गांधी एट दैट टाइम advised, remember article 74, advised Mr. Fakhruddin Ali Ahmed, who was our then president, and we went into this internal emergency. उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 352 को भी अमेंड कर दिया, ताकि इन फ्यूचर कभी इमरजेंसी प्रोविजंस लगानी पड़े तो जरूरी नहीं कि उनको जस्टिफाई किया जाए कि पूरे कंट्री को लगाया जाए. इवन अ पार्ट ऑफ इंडिया शैल बी इनफ. सो ये हमारा एक और स्टेप विद 42nd अमेंडमेंट. फिर जुडिशरी पर बड़ा मेजर रोल किया गया. ना ध्यान से सुनो, ये बड़ा स्टाइलिश था, ये बड़ा इंटेंशनल था, और ये 90% लोगों को मालूम भी नहीं. ना व्हाट हैपेंड वाज, अगर तुम नॉर्मली नोटिस करो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू. जब हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे थे, ये भी हमने चैप्टर किया हुआ है, आई होप तुम लोगों ने उसे वॉच किया हुआ है, नहीं है तो उसको भी देख लो. जुडिशियल रिव्यू में जब हमने बोला था, तो हमने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था क्या? हमने बोला था दैट कोई भी लॉ हो, okay, if it is violating, abridging, contravening anything in part 3 of the constitution, उसको भी हमने छोड़ दिया. फिर violating, abridging anything in basic structure doctrine हो गया अभी, which is unreasonable, तो हमने due process of law समझ लिया. जब हमने ये सारे के सारे कर लिए, तो हमने तो सिर्फ वर्ड लॉ यूज किया था कि लॉ हैज टू बी अंडर जुडिशियल रिव्यू. तो मेरी बात सुनो, तो एज अ जज, एज अ कोर्ट, आई कैन विजुअलाइज और आई कैन रिव्यू एनी लॉ, ओके, एनी लॉ. लेकिन यहां स्टोरी चेंज हो गई. स्टोरी ऐसे चेंज हो गई दैट नाउ आर्टिकल 131A डाल दिया गया. आर्टिकल 131A के अनुसार सुप्रीम कोर्ट केवल सेंट्रल लॉस यानी कि यूनियन लॉस को, सेंट्रल लॉस यानी कि यूनियन लॉस को रिव्यू कर सकता है.
और हाई कोर्ट केवल स्टेट लॉस को कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये दरार आ जाती अगर ऐसा हो जाता। प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड दैट इज क्रूशियल। इंडियन जुडिशियल सिस्टम को 3 वर्ड्स में समझाना पड़ता है। इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड, अनबायस्ड जुडिशियल सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट, हट गया, इंटीग्रेटेड, यानी कि मेरा हाई कोर्ट जिस लॉ को पढ़ता है वही तुम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हो, वही तुम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पढ़ते हो। तो तुम्हारी किताबें अलग नहीं, मेरी किताबें अलग नहीं। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को दोनों को पावर्स मिली हुई है टू डू जुडिशियल रिव्यू। नाउ अगर मैं आर्टिकल 131A को यूज कर लेता हूं तो क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा कि स्टेट लॉ को नहीं रिव्यू कर सकता, और हाई कोर्ट मजबूर हो जाएगा कि वो यूनियन लॉ को नहीं रिव्यू कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारा जो पिरामिडल सिस्टम ऑफ जुडिशरी बना हुआ है वही क्रम्बल कर जाता। इट इज एन इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड, अनबायस्ड जुडिशियल सिस्टम। और ये हुआ आर्टिकल 131A में। फिर आर्टिकल 144A एंड आर्टिकल 228A इंसर्ट किया गया। Of course, Article 144A was regards to Supreme Court. This is with regards to the High Court. और बोला गया कि अब अगर तुमको रिव्यू करना है ना कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो इट हैज टू बी डन बाय 7 जजेस बेंच। तो ये एक और मजबूरी होगी। प्लीज अंडरस्टैंड। फिर एक और बात, इन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओन विजडम, क्या बेंच बनेगा, कितना साइज बनेगा, कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन उसका जज होगा, क्या वो जज बैठेंगे, दूसरे जज बैठेंगे, रिव्यू कौन करेंगे, हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन एंड द ओनली फाइनल अथॉरिटी टू दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए एक बड़ा प्यारा नाम दिया जाता है, उनको बोला जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये तुमने बहुत बार वर्ड सुना होगा, लेकिन यहां पर एक तरह से पार्लियामेंट डिक्टेट करने लग गया है कि भाई अगर तुमको जुडिशियली रिव्यू करना है तो तुमको कम से कम 7 जजेस बेंच बनाना पड़ेगा, वरना नहीं रिव्यू कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? पहली बात, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इस तरह से कहीं ना कहीं मैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को ब्रेक कर रहा हूं। वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के बिना सारा बैलेंस ऑफ पावर लड़खड़ा जाएगा एंड इट विल फॉल डाउन, यू विल क्रम्बल, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। लेकिन व्हेन यू आर इंटरफेयरिंग, तो भाई ये भी इंटरफेयर कर देते। ओके, so what was the interference in judiciary? Article 131A, Article 144A and Article 228A. ये मेजॉरिटी लोगों को मालूम नहीं है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। फिर एक और इंपॉर्टेंट स्टेप कर दिया गया। आमतौर पे एक डीलिमिटेशन प्रोसेस हुआ करता था। डीलिमिटेशन प्रोसेस इज डिसाइडिंग। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? इट इज टू डिसाइड और फिक्स कि कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने चाहिए इंडिया में, डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट सेंसस। तो होता क्या था, हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस होता है ना। किसी जगह पर पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई, कहीं पर से एमिग्रेट कर गई, यू नो एवरीथिंग हैपेंस। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिफाइन करते हैं। तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्शन। ओके, तो हमारे कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन किया हुआ है। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सपोज एक शहर था या एक जगह थी जहां पर फॉर सम रीजन ज्यादातर लोग वहां से एक्सोडस कर गए। ओके, दे हैव मूव्ड आउट ऑफ इट। और एक ऐसी जगह है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम थी, वहां पे 4 गुना पॉपुलेशन हो गई। तो व्हाट वुड वी नीड? वी रिक्वायर एज, ऐसा वर्ड यूज किया हुआ है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना पॉसिबल है हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज शुड बी करीब करीब इक्वली कट ऑफ। तो आमतौर पे डीलिमिटेशन होता था with regards to 10 years, right? However, now it was frozen to the year 2000. It was frozen to year 2000. So next delimitation will now happen in the year 2000. ये भी process was done with regards to the 42nd amendment. कुछ जरूरत से ज्यादा ये हो गया, लेकिन फिर इस रात की सुबह नहीं वाली पिक्चर तो नहीं थी, तो इस रात की सुबह हुई। ओके, वो रात की सुबह हुई with 21 March 1977,
21 मार्च 1977 को, ओके, सो जो स्टार्ट हुआ था 25 जून 1975 को और वो हुआ 21 मार्च 1977। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा दी गई, ओके, और इंडिया वेंट टू इट्स जनरल इलेक्शन एज वाज एक्सपेक्टेड, जबकि एज वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर साइड था, ओके। तो द कांग्रेस गवर्नमेंट डिड नॉट बिलीव, कि उनको लगा अभी भी हम हारेंगे नहीं, ऐसा उनको खबर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस देश की जनता ने कुछ और ही सोच के रखा हुआ था। सो बाय एन इलेक्टोरल प्रोसेस द देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लॉस्ट बैडली, और पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट came at power. That was the Janata Party government, which was headed by Prime Minister Morarji Desai. अब उनको सबसे पहला काम जो करना था वो करना था कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ उनको लग रहा था कि 42nd अमेंडमेंट 1976 की वजह से हो गई है, उसको पहले ठीक कर दो। तो टू डू दैट द 43rd एंड द 44th अमेंडमेंट was passed, okay. इनफैक्ट ज्यादातर जो 44th अमेंडमेंट 1978 के बारे में हम पढ़ते ही रहते, वो जो भी ज्यादातर प्रॉब्लम्स 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ, डू यू रियलाइज ना कितना प्रॉब्लम्स थी। प्रियम्बल चेंज था, थैंकफुली प्रियम्बल को वापस और कुछ नहीं किया गया, प्रियम्बल वहीं के वहीं छोड़ दिया गया जैसा था, ओके। बट सो मेनी मोर आर्टिकल्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, 40 मोर आर्टिकल्स वर रीड्राफ्टेड और रीरिटन एंड 14 आर्टिकल्स वर एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट। कितना कुछ काम करना बाकी रह गया था। सो दिस फॉर सम अदर डे, अभी तो स्कोप नहीं है ये सब करने का, लेकिन 43rd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर सपोज टू बी द रेमेडी टू द प्रॉब्लम्स और टू द सो कॉल्ड आर्बिट्ररी यूज ऑफ 42nd अमेंडमेंट। तो जो कुछ 42nd में बिगाड़ा गया था उसको सुधारने की कोशिश की गई थी बाय 43rd एंड 44th, लेकिन एक रोल और भी इंपॉर्टेंट था, ओके, एंड दैट रोल, तो अगर तुम्हें ये याद है मैंने एक स्टार्ट किया था, इसको बोला गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें प्रियम्बल के साथ साथ रीराइटिंग ऑफ 40 आर्टिकल्स एंड एडिशन ऑफ 14 मोर आर्टिकल्स हुआ था। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हुआ था? सो प्रियम्बल के साथ साथ 40 मोर आर्टिकल्स, 40 प्लस 14 54, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो कुछ गलत नहीं बोला जाता। फिर बहुत लोगों ने इसको सरकास्टिकली इंदिरास कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि ये इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इंदिरास कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारी चीजें बोली गई, पर मैं जैसे बोलता हूं ना कि बहुत सारे हादसे याद रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की डेथ सबको याद रहेगी, ओके। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी सबको याद रहेगी, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी सबको याद रहेगा। ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो इंसान, एक कंट्री भूल नहीं पाती। वैसे ही बहुत सारे इवेंट्स अच्छे या बुरे हमारे दिमाग को कभी भी नहीं, यू नेवर एबल टू इरेज देम आउट ऑफ योर माइंड। वन ऑफ दोस वाज 42nd, हेंस इट वाज कॉल्ड एज इंदिरास कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बट थैंकफुली वो दिन खत्म हुआ and one fine day we were able to pass the 43rd and the 44th constitutional amendment act, which was supposedly to be remedying, और जो रेमेडी करे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ पार्लियामेंट की प्रॉब्लम थी तो पार्लियामेंट ही साफ करेगा, ऐसा नहीं था। देयर वॉज द ह्यूज मिनर्वा मिल्स केस। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद पार्लियामेंट ने तो 43rd एंड 44th किया ही किया, वो तो हम समझ ही रहे, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 ने इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाज द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 में जो डाल दिया गया था, उसमें आर्टिकल 368 को ही अमेंड करा के बोल दिया गया था दैट आर्टिकल 368 व्हिच इज द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तुम समझ रहे हो इस लाइन का मतलब? बोला गया द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अंडर आर्टिकल 368 टू द पार्लियामेंट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, तुम्हें समझ में आता है कि अगर मैं पार्लियामेंट को अनबिलीवेबल, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू पावर दे दूं, तो पार्लियामेंट और डिक्टेटरशिप में फर्क क्या रह गया? तो दिस वाज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, और वो चैलेंज हुआ in the Minerva Mills case of 1980, जब चीफ जस्टिस एट दैट टाइम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़, जिनके सन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ आज सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज है,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि नथिंग इन इंडिया इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। व्हाई? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू ने को हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मान चुके हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप टच नहीं कर सकते। एन आर्टिकल, एंड दैट इज व्हाई दिस amendment was declared as null and void and it was struck down. So this was the role of judiciary in making sure कि जो कुछ भी 42nd अमेंडमेंट 76 में हुआ वो सिर्फ पार्लियामेंट ठीक नहीं कर सकता, उसमें जुडिशियल रिव्यू, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का ह्यूज रोल आएगा। जो भी जुडिशरी की रिमेंबर प्रॉब्लम्स आई थी जो हमने किया था कि जिसमें आर्टिकल 131A आ गया था, 144A आ गया था, 228 आ गया था, दैट सेड कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेशन या सेंट्रल लॉज को रिव्यू कर सकता है, हाई कोर्ट सिर्फ स्टेट लॉज को कर सकता है, वो सब हटा दिया गया था 43rd एंड 44th। लेकिन ये सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 की ट्रबल किसने हटाई थी? ये हटाई थी मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 में। नाउ 42nd अमेंडमेंट 1976 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल a very arbitrary misuse of the parliamentary power। हमें इस तरह की अमेंडमेंट्स नहीं होनी चाहिए। अमेंडमेंट्स करना जरूरी होता है, ओके, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर आर सर्टेन रेगुलेटेड वेज। ये स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं, नेशन के इंटरेस्ट में होना चाहिए। लेकिन